जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे इस पटल के मेहमान हैं आज की वार्ता के आदरणीय सूरज सिंह जी नेगी, जो कि आरएएस हैं और कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं और अभी प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनसे आज वार्ता करेंगे आदरणीय हमारी टीम के आदरणीय सुभाष शर्मा जी चंद्र। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आज के मेहमान सूरज सिंह जी नेगी को। आप पटल पर आए। और शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय सुभाष जी को भी नमन करता हूं और आपके आज के इस पटल से जुड़े हुए सभी सुधीजनों को, सभी साहित्य प्रेमियों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, नमस्ते बोलता हूं। नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम भारतवर्ष की एक महान हस्ती से वार्ता करेंगे। ये हमारे पटल का सौभाग्य है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुभाष जी को कि वे आए और अपनी वार्ता प्रारंभ करें। आदरणीय सुभाष जी। साहित्य सागर मंच पर उपस्थित समस्त साहित्यकार और मेरे प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, नमन, प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे हमारे उच्च कोटि के उपन्यासकार, कथाकार और लोकप्रिय प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय सूरज सिंह जी नेगी जी से जो है आज हम चर्चा करना चाहेंगे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। और हम चर्चा करेंगे आज कि जो है किस प्रकार से नेगी जी ने जो है उपन्यास और कथा में जो है अपना स्थान बनाया है। तो मैं सबसे पहले सर आपको प्रणाम करता हूं, पटल पर आपका हार्दिक स्वागत। और मैं चाहता हूं कि आप जो है आपके बचपन से और शिक्षा के क्षेत्र से जो है आपके बचपन में और शिक्षा में किस तरह से आपने शिक्षा ग्रहण की, आपका बचपन कहाँ गुजरा, वहां से आप अपना बताने की कृपा करें सर। आदरणीय शर्मा साहब, बहुत बहुत आपका आभार। आज बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लंबे अरसे बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। हम लोग टोंक में साथ में काम किए हुए हैं और मिले हुए हैं और आप गुरुजन हैं। मुझे बहुत ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे मुखातिब होने का मुझे अवसर मिला। और आपका जो ये साहित्य सागर मंच है, जो आपने एक मंच बना रखा है, मुझे इसके बारे में जानकर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी प्रसन्नता हुई सर। क्योंकि आज के दौर में जब व्यक्ति स्वयं में केंद्रित हो चुका है, उसको दुनिया सिमट कर रह गई है, ऐसे दौर में एक जैसी विधा के लोगों को साथ लेकर चलना और नई नई प्रतिभाओं को उनको सामने लाना, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य भी है,
बहुत ही सराहनीय कार्य भी है। अब चूंकि आपने जो चर्चा का आरंभ किया है उसमें मेरे बाल्यकाल के बारे में आप ने जानकारी चाहिए, तो मैं आपको और हमारे आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे जो सुधी हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, उनको मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि मेरा जो बचपना है, जो मेरा बचपन है, वो उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड में मेरा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेरा उस ज़िले में एक नैकाना गांव है, उसमें मेरा पैदाइश हुई, जन्म हुआ, और वहाँ से मैंने अपना जो जीवन का सफ़र कहें अब शुरू किया, और हाई स्कूल तक की जो परीक्षा है वो मैंने वहाँ ग्रहण की। क्योंकि जैसा कि नाम से ही अपने आप में चीज़ें जहन में आती हैं, पहाड़ है, तो पहाड़ों का जीवन दिखने में जितना यहाँ से हम लोग जो मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हों, लेकिन जो वहाँ जो लोग रहते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ अपने जीवन के तकरीबन 16 साढ़े 16 साल वहाँ गुजारे हैं बचपन से लेके, तो वो एक बहुत बड़ा एक कठिन जीवन होता है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारी उसकी खूबियाँ हैं। जो प्रकृति की जो वहाँ का एक प्राकृतिक परिवेश जो मिलता है, और वहाँ जो एक सामाजिक परिवेश मिलता है, आपस में सामंजस्य जो लोगों में होता है, सामाजिक समरसता का भाव होता है, तो कठिनाइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन चुनौतियों को किस तरह से पार पाना है और उनको पार पा करके किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अपने हाई स्कूल जो शिक्षा मैंने वहाँ से प्राप्त की, वहाँ तक का पूरा जो सफ़र है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। अभी हाल ही में इसी साल दिसंबर में, जनवरी में मेरा एक संस्मरण आया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक पुस्तक है, संस्मरण विधा पर आधारित है, मेरी ईजा। अच्छा। ये इस पुस्तक में पूरा जो मेरा स्कूल तक का सफ़र है, हमारे जो पाठकों ने या जो मेरे स्नेही लोगों ने इसको पढ़ा है, वो इस पुस्तक को पढ़ करके पूरी इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किस किस तरह की चुनौतियाँ थी, इससे वो समझ सकते हैं। और हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर मैं जो गुलाबी नगरी है, जयपुर है, यहाँ मैं आया। गुलाबी नगरी में अलग तरह का मुझे सीखने को मिला, अलग तरह का चैलेंज था। हायर सेकेंडरी के से लेकर के मेरी जो डॉक्टरेट की जो शिक्षा हुई राजस्थान विश्वविद्यालय से, वहाँ तक का जो शिक्षा का जो मेरा एक सफ़र था, वो बहुत ही अपने आप में बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ था, और एक चुनौतीपूर्ण वो समय रहा। और उसके बाद फिर मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करी। फिर मैं राजकीय सेवा में वर्ष 1990 में नवंबर 90 में मेरा राजकीय सेवा में मैं आ चुका हूँ, और उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पे मुझे काम करने का मौका मिला। जी सर। जी सर, आप जो है बहुत है अल्मोड़ा, जो हमारे जो है भारत का प्रसिद्ध जो है वो है स्थान है, वहाँ के वहाँ का जीवन आपने जिया। उसके बाद आप जयपुर पधारे, जयपुर से आपने स्नातक किया, और विश्वविद्यालय से आपने आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन विभाग से एमकॉम करके और आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की सर। ये जो है बहुत जो है आप बहुत होनहार विद्यार्थी रहे, प्रथम श्रेणी से हमेशा उत्तीर्ण होते रहे। इस तरह से जो है सर आपका बचपन गुजरा, और आपने जो है प्रशासनिक पद जो है ग्रहण किया। प्रशासनिक स्तर पर जो है प्रशासन से कैसे जुड़े और किस तरह से जो है आप जो है प्रशासनिक अधिकारी बने, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें सर। देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जगह जगह ये बात करता भी आया हूँ और लिखता भी आया हूँ जी कि मेरे जो जीवन का जो आरंभ से जो मकसद था वो कभी भी प्रशासनिक अधिकारी बनने का नहीं रहा है। मैंने जब से होश संभाला तभी से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक शिक्षक के बतौर में काम करूं, और मैं शिक्षक बनना चाहता था। और सरस्वती माता का ही मुझे
हमेशा आशीर्वाद रहा। मैं जिस भी कक्षा में रहा वहाँ मैंने फर्स्ट डिवीज़न तो प्राप्त की, कक्षा में सबसे अव्वल में आया। यूनिवर्सिटी में जो ईएफएम डिपार्टमेंट है वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। फिर एमफिल में भी मेरा अच्छी पोजीशन थी, फिर पीएचडी करी। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारे दौर में, जब कॉमर्स का जब 10+2 राजस्थान में आया, तो आप तो खुद एक अच्छे गुणी शिक्षक रहे हैं। उस दौर में जो मेरे जैसे वाणिज्य के अधिकांश विद्यार्थी थे, भले ही कितने मेरिटोरियस थे, लेकिन उनके लिए जो आरपीएससी से शिक्षा के जो दरवाजे बंद हो गए थे सर। वो तकरीबन बंद हो चुके थे। फिर मैं 94 के बाद मैंने ये फिर सोचा कि अब आगे क्या किया जाए, तो मैंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने तैयारी करी, परीक्षा दी। फिर राजस्थान तहसीलदार सेवा में मेरा पहले चयन हुआ। उसके बाद 2012 में, दिसंबर 12 में फिर मैं राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी के बतौर में आया। लेकिन मैं ये आपको बतलाना चाहूँगा कि मेरे भीतर जो कहीं न कहीं वो ये एक बात थी, आज भी है, कि बतौर शिक्षक हमें काम करना है। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, वक्त मिलता है, आज भी मैं स्कूलों में, कॉलेजेज में मैं जाता हूँ, बच्चों के बीच में, गुरुजनों के बीच में, और अपनी बात कहता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे ये कहीं मलाल नहीं रहा कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता था तो वो मैं नहीं बन पाया। आज मैं एक गुरुजन या शिक्षक, जो जिस तरह का उनका एक दिनचर्या होती है, जिस तरह का उनके जीवन में अनुशासन होता है, जिस तरह का उनके जीवन में संवेदनशीलता होती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसी तरह का जीवन में मैं आचरण करूँ। तो मुझे मेरे जो प्रशासनिक जो दायित्व हैं, उन दायित्वों के साथ में जो मेरे अध्यापकों से मैंने सीखा है, जो मैं कुछ करना चाहता था, वो मैं छोटा बहुत करने की कोशिश करता हूँ। सर ये तो बात सही है कि आपके दिल में जो है शिक्षक बनने की लालसा थी, लेकिन शिक्षा से भी आप जो है प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी बहुत जुड़े हुए रहे हैं। मुझे पता है सर जो है कि टोंक जिले में आपने 2 स्कूलों को गोद लिया था, बोमोर और दूसरा एक और स्कूल था, जिनको जो है आपने गोद लिया था, और आपने जो है उन स्कूलों के लिए जो है आपने बहुत कुछ किया है। तो ये जो शिक्षा के प्रति आपकी जो रुचि और आपका रुझान है, और जो आपका ये देखने को मिलता है, आपने एक पुस्तक में भी जो है आपने लिखा है, नई शिक्षा नीति पर आपने पुस्तक में लिखा है, अपने विचार प्रकट किए हैं। और इस तरह से सर जो है ये आपकी साहित्य साधना प्रारंभ हुई। आपने 5 उपन्यास लिखे, आपने कथा साहित्य में जो है आपने कथा पुस्तकें लिखी, कथा की पुस्तकें लिखी, आपने जो है एक नई मुहिम शुरू की। तो सर ये जो आप प्रशासनिक सेवा से और इधर जो है आप साहित्य के क्षेत्र में किस तरह से जुड़ पाए, ये आपने जो है साहित्य, प्रशासन और साहित्य दोनों को जो है कैसे समायोजित किया, थोड़ा सा इस बारे में प्रकाश डालें सर। ये बड़ा ये प्रश्न सर ऐसा है जो मेरे हर जगह मुझसे पूछा जाता है। यद्यपि प्रशासनिक सेवा में मैं बाद में आया, मैं आपको निवेदन करूं कि मेरा जो साहित्य से जो लगाव है, साहित्य का जो की तरफ जो मेरा झुकाव है, वो मैं जब कक्षा 6ठी में पढ़ता था उत्तराखंड में, तब से मेरा उस तरफ झुकाव है। मैंने वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ के जो कल कल बहते हुए झरने हैं, नदी नाले हैं, और कई कई पर्वतमालाओं को पार करके स्कूल तक का हमें सफ़र जो है वो पैदल तय करके जाना होता था। बीच में दोनों तरफ चीड़ के पेड़, उसके बीच में एक पतली सी पगडंडी। तो वो इस तरह का एक खामोश जो वीरान घाटी थी, वो कहीं न कहीं ये हमको सिखाती थी कि आप उसके साथ में एक तारतम्यता बना के रखिए। तो वहाँ से मुझे साहित्य की तरफ में मेरी माँ ने मुझे उन्मुख किया, और मैंने आरंभ में डायरी लेखन का जो काम है वो शुरू किया। फिर मैंने उसी दौरान 7वीं 8वीं कक्षा में स्कूल के लिए मैं
प्ले करने के लिए नाटक लिखता था, और बहुत सुंदर। निबंध प्रतियोगिता, आलेख प्रतियोगिता ये मैंने आरंभ किया। फिर जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा और वहाँ जब तैयारी करते थे, उस दौरान मैंने काफ़ी सारे हिंदी के जो प्रसिद्ध जो विद्वान हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनको मैंने पढ़ा, और वहीं से मैंने कहानी लिखने का मेरा सिलसिला शुरू हुआ। ये बात अलग है कि उन कहानियों को प्रकाशित करने का मुझे अवसर नहीं मिला। जब मैं 2015 में टोंक में बतौर एसडीओ आया, वहाँ मैंने एक प्रयास किया, और मेरा जो पहला जो संग्रह है, ये पापा फिर कब आओगे, ये कहानी संग्रह मेरा टोंक में आकर के ये प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ। ये टोंक की जी सरजमी की देन है। जी गंगा सर। जमनी उर्दू की जो एक हिंदी और उर्दू की एक अच्छी मिसाल है, वहाँ मैंने इसको प्रकाशित किया। बहुत अच्छा इसका लोगों का रेस्पॉन्स रहा। रिस्पॉन्स मिला। उसके दरमियान जी जो आप शुरू में प्रश्न कर रहे थे कि जी स्कूल गोद लिए, तो मैं आपको निवेदन करूं कि 2015-16 में राजस्थान सरकार की एक नीति आई थी कि जो सरकारी जो अफसर हैं, आप भी वहीं थे, वो एक एक स्कूल को गोद ले लें। जी तो हाँ। एक एक स्कूल को गोद लेने की जो आई, तो मैं सबसे पहले, एक स्कूल है बमोर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बमोर है, उस बमोर स्कूल को मैंने गोद लिया। और मैं, ये मेरी अंदर से दिल में मैंने ये सोच के मैं गया था, मैं उस समय वहाँ एसडीओ था, कि गोद लेने का ये मतलब नहीं कि हम वहाँ के जो संस्था प्रधान हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, उनको हम कुछ सिखाएं, पढ़ाएं, या बच्चों से कक्षा में जाकर के सवाल जवाब करें, या मिड डे मील चख करके ये कहें कि इसका स्वाद सही नहीं है। मैंने जैसे ही वहाँ पाँव रखा, तो मुझे लगा कि शायद ये जो सरस्वती माता का जो पवित्र प्रांगण है, ये मेरी बाट जो रहा है। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने जो वहाँ के संस्था प्रधान थे, उनसे चर्चा की और कहा कि सर, मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो वहाँ सबसे पहले हमने ये विचार किया। सबसे पहला जो विचार मन में आया, तो वहाँ के एक प्रांगण में माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन एक मूर्ति स्थापित कर दी। और आप बिल्कुल। चूँकि टोंक से स्वयं जुड़े हुए हैं, टोंक के जो जी मेरे शिक्षक बंधु मित्र हैं, वो जुड़े हैं, वो जानते हैं कि बमोर स्कूल उस समय पूरे ज़िले में किस तरह से चर्चित हो गया। और मैं अभी भी वहाँ जब भी मुझे मौका मिले, माँ सरस्वती बुलाती रहती, मैं जाता रहता हूँ। बड़ी खुशी इस बात की होती है जब गांव वाले कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले सरस्वती माता के स्कूल में आकर के वहाँ पुष्प अर्चन करते हैं, वहाँ दीपक प्रज्वलन करते हैं। यहाँ तक कि जब गर्मी की छुट्टियों में वो स्कूल बंद हो जाता है, तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो बारी बारी से दिन प्रतिदिन वहाँ सरस्वती माता के आगे नमन करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। उस विद्यालय में हमने कई नवाचारी प्रयोग किए। उनमें ये मैंने महसूस किया अपने पठन काल में भी, बाद में भी, जब मैं कई शिक्षकों से मिला, कई स्कूली बच्चों से मिला। क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है, वो जो आप नए भारत की शिक्षा की बात कर रहे थे, उसको भी मैं इसमें समाहित करूंगा इस बात में कि आज हो क्या रहा है शर्मा साहब, कि हमने जो हमारे जो स्टूडेंट्स से बच्चे हैं, उसका मूल्यांकन केवल और केवल अंकों के आधार पर हम करते हैं कि वो कितना उसका कितने उसके अंक आए, वो कितना उसने डिग्री हासिल कर ली। जो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, उस तरफ बहुत कम हमारा ध्यान दिया ध्यान जाता जाता है। है। हम केवल और केवल असेसमेंट जो कर रहे हैं, उसके जी द्वारा सर। जो क्लास में जो वो मार्क ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, उसके द्वारा लगाते हैं। जबकि कई बच्चे खेलकूद में अच्छे होते हैं, कई बच्चे डिबेट में अच्छे होते हैं, कई बच्चे साहित्यिक गतिविधियों में अच्छे होते हैं, कई बच्चे स्कूल की जो अन्य जो गतिविधियाँ उसमें हैं। तो हमने एक तरह का 10 पॉइंट का एक पैरामीटर तय किया कि बच्चा स्कूल में दिन प्रतिदिन आता है नहीं आता है, प्रेयर में वो शामिल हो रहा है नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म पहन के वो आता है नहीं आता है, होमवर्क लेके वो आता है नहीं आता है। इसके अलावा उसकी कॉपी जो बुक किताबें हैं, उस पर उसकी जिल्द चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है, उसके शिक्षकों के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है,
वहाँ का जो नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, आपने महसूस किया होगा, आप तो एक अच्छे जी पायदान पर रहे हुए हैं, सबसे ज़्यादा जी तो एक मानसिकता आ जाती है, जो बेचारे स्कूल की घंटी लगाते हैं, स्कूल का दरवाज़ा बंद करता हमारा जो 4th क्लास है, जब कभी बाहर के अधिकारी आते हैं जयपुर के, और अगर उस समय कोई प्रिंसिपल नहीं आ पाते हैं, टीचर नहीं आ पाते हैं, उनका बचाव भी वही करता, 4th क्लास की साहब वो अभी साहब अभी अभी गए हैं, कोई दिक्कत आ गई थी। हमारी जो मानसिकता है, जो टेंडेंसी है, उन लोगों के प्रति कैसी है, ये भी उन बच्चों का हमने एटीट्यूड देखा। तो 10 पॉइंट पैरामीटर पर उस बच्चे का असेसमेंट पूरे महीने भर के लिए हम करवाते थे, और जो हाईएस्ट जो स्कोरर होता था, उसको स्टार ऑफ द क्लास घोषित किया जाकर के उसकी जो फोटो है पूरा, वो क्लास के हमने उसमें लगाना आरंभ किया। उसका ये नतीजा हुआ कि बच्चे अनुशासन में रहना सीखे, बच्चे गुरुकुलों का सम्मान करना सीखे, बच्चे डेली समय पर आना सीखे, अनुशासन में रहने के साथ साथ होमवर्क करके लाने लगे। तो एक अनुशासन की भावना आई, और ये प्रयास लगातार चला। इसके अलावा चूंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, और सभी स्कूलों को आप समझ सकते हैं कि इस जुलाई में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन का उनको टारगेट दिया जाता है, हर साल देते हैं। जी हाँ, हर और साल हर दिया साल प्लांटेशन का टारगेट दे करके जो प्लांटेशन करने जाते हैं अधिकारी लोग, वो फिर भूल जाते हैं कि उसके बाद वो प्लांट जीवित रहा या नहीं रहा। हमने एक इसमें प्रयोग किया, आओ पेड़ गोद लें। बच्चों को ये कहा गया कि आप 10-10, 12-12 जनों की एक टीम बना लीजिए, 10-10, 12-12 बच्चों की एक टीम बना करके उनको ये कहा गया कि पौधा हम ला करके आपको देंगे। उन बच्चों को उसको खुदाई भी खुद ही करनी थी, उस पौधे को रोपना था, उसकी पूरी सार संभाल करके, और उसके आगे एक तख्ती लगा दी गई। उस तख्ती में उन सभी बच्चों के नाम लिख दिए गए कि इस पौधे को किन किन बच्चों ने गोद लिया था। तो उससे फीलिंग क्या हुई, एक तरह की आई कि हाँ, इस पौधे को हमने गोद लिया, इसकी हम सार संभाल करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम था आओ पेड़ गोद लें। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये था कि सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बारे में बच्चों को जा करके उसकी पूरी स्टडी करके उनको आधे घंटे का एक हमने लेक्चर देना शुरू किया। क्योंकि शिक्षक बंधु कितना ही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर उस फील्ड का व्यक्ति अगर उसको जा करके किसी स्कीम के बारे में, अगर चिरंजीवी योजना की हम बात करते हैं, भामाशाह योजना की बात करते हैं, शिक्षा संबल की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट का व्यक्ति अगर जाएगा तो जा करके वो बताएगा, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरह से उसको समझ सकते हैं। तो हमने एक प्रयोग ये भी किया, इनसे मिलिए, इनको जानिए, ये प्रयोग हमारा रहा। एक प्रयोग हमारा था आओ लेख सुधारें। आज आप भी इस बात को महसूस करते होंगे, हमारे जो अधिकांश जो शिक्षक बंधु इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी ये महसूस करते हैं कि आज के दौर में बिल्कुल बंद हो चुका है। श्रुतलेख और सुलेख जो एक होता था पहले, वो जी हाँ करीब करीब खत्म सा हो गया है। और मैं बताने में मुझे कोई संकोच यहाँ पे नहीं होगा कि जब हमारे जो टाइप करते हैं बच्चे ऑफिसों में, तो जब वो लेटर आता है, जब ड्राफ्टिंग में देखता हूँ, तो अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, यद्यपि वो आरपीएससी से सेलेक्ट है, उनमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनको है और है में बिंदी लगाना भूल जाते हैं, मैं और मैं उनको पता नहीं है, छोटी ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा का उनको भान नहीं है, छोटी ही कहाँ लगती है बड़ी ही कहाँ लगेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये दोष उनका नहीं है जो यूनिवर्सिटी में कक्षा पढ़ा रहे हैं, बल्कि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस चीज़ को भुला दिया है। तो हमने आओ लेख सुधारें, इस पर एक प्रयोग किया। बच्चों को ये कहा गया कि हम आपको एक डायरी देंगे, उस डायरी में डेली उनको ये कहा गया कि आप कुछ भी इसमें लिखें, और आप एक पेज भर करके लाइए, और फिर 1 महीने तक उसको देखिए और उसका असेसमेंट कीजिए, खुद आप उसमें अपने को मार्क्स दीजिए। तो बच्चे का आप देखेंगे, इसका ताज्जुब होगा कि शुरू में उसने 10 में से मान लो 2 नंबर दिए, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये किस तरह के कुछ तरह के ये अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी थे। तो पहला जो स्कूल था वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भंगोर टोंक था। फिर मेरी जो पोस्टिंग थी 2017 में, वो सरवाड़ अजमेर में हुई। सरवाड़ में एक स्कूल है अजगरा, उस स्कूल में भी हमने यही प्रयोग किए जो टोंक में किए थे।
तो इन 2 स्कूलों में मुझे आज खुशी होती है कि वहाँ के जो शिक्षक जो हैं, वहाँ के संस्था प्रधान हैं, उनसे मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। उन स्कूलों में जाकर के मैं बच्चों से आज भी मुखातिब होता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। सर मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने भी जो है आपका जो है बमौर स्कूल जो था उसका जो है मैंने भी जो है अवलोकन किया है, और मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से कि वहाँ पर कितना जो है आप लोगों ने मेहनत की थी, वो वहाँ दिखाई देता है जाने पर। अभी जो है हमारा कार्यक्रम सर जो है वो इस पटल के अतिरिक्त 18 चैनल पर भी प्रकाशित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है 18 चैनलों पर, और हमारे साथ में कुछ दर्शक जुड़े हैं। उन दर्शकों को मैं जो है नमस्कार करना चाहूँगा, उनका नाम लेना चाहूँगा। एक तो आदरणीय छोटू सिंह जी जापत हैं, आर्यन सिंह हैं, उषा वर्मा जी, कल्पना गोयल, रमा भाटी, हंसराज हंस, आप सभी का जो है मैं नमस्कार करता हूँ, सादर वो करता हूँ। आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लगातार हमारे से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। इसी तरह से आप जुड़ते रहिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। सर आगे बात करें हम कि आपने जो है उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास, बहुत से उपन्यास लिखे। ये मेरे हाथ में एक उपन्यास है आपका, ये जो है पहला उपन्यास था शायद जो आपने टोंक में जो है हमने इसकी समीक्षा की थी, रिश्तों की आंच। सर आज भी जो है इस उपन्यास में जो है मुझे याद है कि जब समीक्षा हुई थी तो इसका जो पात्र था राम प्रसाद, और राम प्रसाद किस तरह से जो है सारा सामाजिक ताना बाना बुना गया था सर इसमें, वो जो है आज भी वो जो है बहुत ही लोकप्रिय उपन्यासों की श्रेणी में आता है आपका। तो आपने इसके बाद में भी कई उपन्यास लिखे, कुछ कथा पुस्तकें भी लिखी, तो जरा उन पर प्रकाश डालने का कष्ट करें सर। कौन कौन से उपन्यास आपने लिखे हैं और उनको जो है क्या, उनमें क्या जो है संदेश देने का प्रयास किया है, क्या आपका विचार थे उस पर जरा सा प्रकाश डालें सर। हमारे साथ जो है कनकलता गौर जी जुड़ी हैं, ललिता सिंह जी जुड़ी हैं, धन्यवाद सर। जी सर, आपका आभार मैं कि आपके इतने चैनल पे ये कार्यक्रम आज लगातार ये प्रसारित हो रहा है, तो मैं भी आप सभी जो महानुभाव इस चैनल से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार बोलता हूँ। सर आपने जो बात कही, कथा संग्रह, कहानी संग्रह मेरा जब पापा फिर कब आओगे ये आया 2016 में, उसके बाद फिर लेखनी लगातार चलती रही, चलती क्या रही, माँ सरस्वती का, वीणा पाणी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। और पहला जो उपन्यास था वो एक सामाजिक और पारिवारिक उपन्यास था कि परिवार में किस तरह से एक मुखिया है वो अपनी भूमिका निभा सकता है, एक दीपक की जो जो लौ है या जो बाती है उसकी तरह वो जलता हुआ किस तरह से पूरे परिवार को रोशनी देने का काम करता है, रोशनी दिखाने का काम करता है। उसके अंदर कई सारी जिज्ञासाएं, कई सारी उसकी इच्छाएं हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन उन इच्छाओं का वो दमन करता है और अपनी जो आवश्यकताओं में कटौती करके अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए वो रात दिन एक कर देता है। और इस तरह का एक आदर्श जो पात्र है वो इसमें राम प्रसाद एक पात्र था इस उपन्यास में। ये रिश्तों की आंच है जो आप दिखा रहे थे, वो उसका पहला संस्करण था, ये इसका दूसरा संस्करण अभी साल भर पहले इसका पब्लिश हो चुका है। इसके बाद फिर आप जैसे जो सुधी जन थे, मेरे साहित्य के लोग थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। फिर मैंने जो मेरा अगला जो उपन्यास आया वो उपन्यास था वसीयत। इस उपन्यास का पूरा जो ताना बाना है ये पिता पुत्र के संबंधों पर आधारित है, और आप स्वयं एक पिता हैं और महसूस करेंगे कि इस दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा जो नाजुक रिश्ता है वो है तो पिता और पुत्र का है। क्योंकि पिता की जो स्थिति है वो एक कठोर नारियल की तरह होती है, बाहर से वो कठोर नारियल की तरह दिखता है, लेकिन जितना वो कठोर बाहर से दिखता है नारियल, उतना ही अंदर से वो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और वो कभी अपनी जो भावनाएं हैं वो खुल करके अपने बेटे से प्रकट नहीं कर पाता। लेकिन कई बार ये जो पिता और पुत्र के बीच में एक तरह की संवादहीनता आ जाती है किसी भी कारण से, और वो गांठ बहुत बाद में जाकर के खुलती है, और जब गांठ खुलती है तो फिर बहुत
लंबा समय हो चुका होता है, यही इस उपन्यास में है। और वसीयत इसका नाम इसलिए रखा, जो सीधे तौर पर अगर लोग इसको देखेंगे तो वसीयत का मतलब ये समझेंगे कि ज़मीन जायदाद की शायद विल कर दी होगी, हाँ, वसीयत हाँ। कर दी। लेकिन इसमें एक नया प्रयोग किया गया था डायरी के माध्यम से कि जी। वो जो पिता है इसका इसका नायक का, वो अपने बेटे के नाम ज़मीन जायदाद की, संपत्ति की वसीयत नहीं करके, बल्कि संस्कारों की, संवेदनशीलता की, परोपकार की, समर्पण की, ये वसीयत कर जाता है। और आज के दौर में जैसा दौर चल रहा है, ऐसे दौर में अगर हमें अपने संतानों के प्रति कोई वसीयत करनी है, विल करनी है, तो हमें जीवन मूल्यों की, जीवन चरित्र की, आदर्श की, ये वसीयत हम करके जाएं। और ये वृद्ध विमर्श पर केंद्रित एक उपन्यास है। इसके पश्चात जो उपन्यास आया वो आया नियति चक्र। इसमें भी पिता पुत्र के संबंधों पर काफ़ी खुल करके चर्चा हुई है। इसमें ये कथा वस्तु इस तरह की है कि जो इसका नायक है वो पूरे जीवन भर बहुत काम करता है, बहुत दानी पुरुष है, लेकिन पुत्र के मोह में आकर के वो पूरी संपदा या पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देता है। और जब वो बेटे के नाम कर देता है तो बेटा अपना असली रंग दिखाने लग जाता है। और एक दिन उसको जो सेठ जी हैं, नितिन घोष इसमें हैं, उनको घर छोड़ करके जाना पड़ता है। अब आप देखिए कि पिता की महानता इतनी होती है कि वो ये नहीं कहता कि मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, पूरा कब्जा कर लिया। आप ये देखिए, बड़ा संवेदनशील उपन्यास है। जिस अस्पताल को वो बनाता है वो सेठ, उसको आखिरी दम उसमें तोड़ना पड़ता है अपना नाम छिपा करके। जतिन दास उसमें वो नाम रख देता है, जतिन दास के तौर पर वो उसमें एडमिट होता है। और बाद में जिस डॉक्टर को उसने पढ़ाया होता है उसके सामने उसकी डायरी खुलती है, तब फिर पूरा पर्दा खुलता है। बाद में कालांतर में जाकर के उसका जो बेटा है इसमें उसकी आंखें खुलती हैं। ये भी एक उपन्यास जो है वो वृद्धावस्था पे और आपके पिता पुत्र के संबंध पर है। ये जो उपन्यास है इसके बाद जो आया 2020 में, ये कैसा रिश्ता, ये पूरा का पूरा पहाड़ी पृष्ठभूमि पर है। एक आंचलिक उपन्यास है कि जी। एक महिला किस तरह से अपने पिता के जाने के बाद में पूरी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। अपने भाइयों को वो पढ़ाती है, लिखाती है। जब भाई बड़े हो जाते हैं तो वो अपना अपना रास्ता तय कर लेते हैं। इस बीच ये जो इसका जो एक प्रेम था वो भी छूट जाता है। और अंत में वो जो भाई हैं इसके दोनों, वो इस लालच में आ जाते हैं कि गांव के बीच में से जो सड़क निकल रही है उसके बीच में इनका आम का पेड़ आता है। उस पेड़ को कटवाने के लिए, खेत को बेचने के लिए भाई बहुत भारी भरकम राशि का सौदा कर लेते हैं। लेकिन ये जो बहन है ये आगे आ जाती है कि मैं इसको नहीं कटने दूंगी। तो प्रकृति के साथ किस तरह से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी जो लालसाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम तमाम चीज़ों को दरकिनार कर चुके हैं। तो प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से उसको बचाया जाए, किस तरह से जीवन मूल्यों को सहेजा जाए, जीवन की संस्कृति को कैसे बचाया जाए। तो ये इसकी जो नायिका है उसको आप पढ़ेंगे तो पद्मा इसकी नायिका है इस उपन्यास की, उससे आपको इसका आभास होगा। इसके बाद जो मेरा अभी उपन्यास है 2022 में, ये शांतिपति का है। जी। शांतिपति का उपन्यास पूरा का पूरा ओल्ड एज के लोगों पर आधारित है, वृद्धावस्था पर आधारित है। और मैं अपने सुधी जो हमारे इससे जुड़े हुए हैं उनको ये कहना भी चाहूँगा कि आज के दौर में सबसे बड़ा जो विमर्श है वो है वृद्ध विमर्श। क्योंकि इसमें ना किसी जाति का बंधन है, ना किसी धर्म का है, ना छोटे का है, ना बड़े का है। अगर कोई सच्चाई है तो यही है कि हमको सभी को एक न एक दिन इस अवस्था से दो चार होना पड़ेगा। और जो आज के वृद्धजनों की जो समस्या है, वृद्धजनों की जो आप बात करेंगे, उनको खाने पीने की, धन दौलत की उनके पास में समस्या नहीं है। उनके साथ में जो मनोगत भाव हैं, उनके जो मानसिक उनके ऊपर दबाव है, या जो उनकी मानसिक जो स्थिति है उससे समझने वाले परिवार में भी नहीं है। और उसका नतीजा ये होता है कि उनको धकेल दिया जाता है वृद्धाश्रमों की तरह। और मैं शर्मा साहब ये भी बड़ी बेबाकी से अपनी उनमें लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ कि जिस समाज में
वृद्धाश्रम, ओल्ड एज हाउस ज़्यादा होंगे, इसका ये मतलब है कि वो समाज धीरे 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 पतन की ओर जा रहा है। धन की ओर। कि बिल्कुल सही। जगह जो है हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारे घरों में होनी चाहिए। उस वृद्धि की आप स्थिति समझ सकते हैं जिसने खून पसीना ये करके अपने पेट में पट्टी बांध करके खाना नहीं खा करके एक एक ईंट से उस मकान की एक एक दीवार को उसने सहेजा, और उसको ये कह दिया जाए उसके अंतिम समय में कि आप इस घर में नहीं रह सकते, आप एक बोझ हो, तो आप समझ सकते हैं उसके दिल पर क्या गुजरेगी। इस उपन्यास में ऐसे ही 5-7 बुजुर्ग आपको मिलेंगे, वो बुजुर्गों की इसमें व्यथा है। लेकिन मैं अपने लेख के जरिए, उपन्यासों के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो लेखक हैं उनका उद्देश्य केवल और केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग केवल समस्या को उजागर करें जी। कि ये समस्या समाज में है। मैंने थोड़ा बहुत जो प्रयास किया है इन उपन्यासों में, ये भी मेरा प्रयास रहा है कि किस तरह से हम उस समस्या से निजात पा सकते हैं। वो जो समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है, ये भी कहीं न कहीं इन उपन्यासों में आपको देखने को मिलेगा, सर पढ़ने को मिलेगा। मेरा मानना ये है कि निश्चित रूप से आज जो पारिवारिक विघटन हो रहे हैं और आज जो है पिता पुत्र के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं, हाँ, पिता पुत्र के बीच के रिश्ते जो है वो होते जा रहे हैं, और वृद्धाश्रम की ओर जो लोग जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से सामाजिक पतन है। और इस पर जो आपने उपन्यास लिखे हैं, सभी युवाओं से, सभी साहित्यकारों से निवेदन करूंगा कि आप इन उपन्यासों को अवश्य पढ़ें, और समाज के जो अभी जो समस्या आ रही है बुजुर्गों के साथ में, उस पर मंथन करें और ज्यादा से ज्यादा इस पर लिखने का प्रयास करें, जिससे कि जो है ज्यादा से ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी वो इस बात को समझ सके कि माता पिता का जो है महत्व समझ सके। हम केवल एक दिन फादर्स डे, एक दिन मदर्स डे मनाते हैं, उनका इतना महत्व नहीं है जितना कि माँ बाप को प्रति जो है बच्चे का खुद का जो है रेस्पेक्ट जो हो, और वो उनको जो है अंतिम समय तक जो है उनको वो अपने साथ रखे। तो ये बहुत ही अच्छा सामाजिक ताना बाना बुनते हुए आपने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत आपके उपन्यासों को जो है प्रसिद्धि मिले। सर जो है आपने प्रशासनिक पदों पर रहते हुए कुछ बहुत सारे नवाचार भी किए हैं। मुझे एक याद आ रहा है, टोंक में शायद नेकी की दीवार कोई इस तरह का था, जिसमें आपने जो है गरीब लोगों के लिए पुराने वस्त्र कपड़े इकट्ठे करके कंबल बंटवाने का कुछ इस तरह का भी कुछ किया था। तो ये सामाजिक सरोकार में आते हैं सर। तो आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं सर, इस पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल सही कहा। जब मैं टोंक में एसडीओ था, वहाँ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और टोंक की धरती का मेरे पर एक तरह का कर्ज कहिए कि सामाजिक सरोकार भी मैंने वहाँ देखे, सीखे। रात का समय था, नवंबर या दिसंबर की सर्द रात थी, तो हम लोग कई बार रात को ऐसे निकल जाते थे कि सब व्यवस्था ठीक तो है क्या नहीं है। तो एक दिन मैंने देखा कि जो घंटाघर है टोंक का, उसके बाहर नाले पर एक व्यक्ति बिल्कुल लेटा हुआ है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ओढ़ने के लिए तन पर कपड़े भी सही रूप से वो नहीं पहने हुए था। तो उसकी सर्दी से कपकपाती हुई देह को देख कर के मेरी आत्मा अंदर से चीत्कार कर उठी। हम इतना व्यक्तिगत तौर पर कर नहीं पाते, क्योंकि संभव भी नहीं है। हम लोग एक या दो कंबल अगर उसको उड़ा भी दें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पहनने को कपड़े नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक बार कपड़ा पहन करके वो फेंक देते हैं, बक्से में रख देते हैं, और वो कपड़े किसी काम के नहीं आते। तो हमने एक अपने स्टाफ जी के लोगों को मैंने बिल्कुल बुलाया सर, जो है ये और इस उनकी प्रकार का जो है कार्यक्रम। ये उनसे आग्रह किया, तो हमने कपड़ा बैंक की शुरुआत की। आज जहाँ टोंक में घंटाघर में नए लोग हैं वो जानते हैं, वहाँ इलेक्शन का ऑफिस खुल गया। वहाँ पहले इलेक्शन का ऑफिस नहीं था, ये एक छोटा सा ऑफिस था। हमने वहाँ लोगों को आग्रह किया, माइक से प्रचार प्रसार किया कि आपके पास जो भी कपड़े हैं, पुराने कपड़े, वो हमें आप दान दीजिए। और कपड़ा बैंक सर उसका नाम हमने इसलिए रखा, ऐसा नहीं कि कोई कपड़े दे गया, बाकायदा उसका रजिस्टर हमने मेंटेन किया। एक लड़का वहाँ बिठाया जो ये हिसाब रखेगा
कि फलां व्यक्ति ने कितने कपड़े दिए, 5 दिए, 6 दिए। वो कपड़ा उसको हमने रजिस्टर में चढ़ाया और उसके बाद जो लोग आते थे वो कपड़े वहाँ से खुशी-खुशी ले जाते थे और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये हमने प्रयोग फिर बाद में सरवाड़ में भी किए। टोंक, अकेले टोंक में उस दरमियान 56,000 कपड़े हमारे इकट्ठे हुए थे और 29 से 30,000 जो लोग थे बहुत सुंदर। उन लोगों ने वो कपड़े लिए। ना केवल टोंक के लोगों ने, जिन जिन को अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला, तो वो चाहे कहीं का भी हो, उसने आकर के वो कपड़े लिए। तो एक मन में एक बहुत बड़ा सुकून आया कि हाँ, किसी के कपड़े किसी के काम आ सकते हैं। इसके बाद फिर हमने ये भी एक अभियान चलाया कि कपड़े तो अब हो गए, लेकिन कई कच्ची बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ खाने के लिए उनके लिए समस्या होती थी। तो हमने कुछ भामाशाहों को हमने इकट्ठा किया और मैंने मेरे ऑफिस में हमारे जो साथी थे, ब्लॉक स्तर के अधिकारी थे, उनसे मैंने आग्रह किया कि हम लोग कमाते हैं, ईश्वर ने हमको बरकत दी है, हर महीने हम लोग कुछ ना कुछ 500 रुपये सही एक हमने कोष बनाया, सहायता केंद्र के नाम से एक कोष बनाया। उस कोष से हमने जो बच्चे गरीब थे, जो बच्चे किताबें नहीं ले पाते थे, उनके लिए किताबें ली, जो जर्सियाँ उनके लिए ली। मैं आपको बताऊंगा, अमीर अहमद सुमन साहब हुआ करते थे, हमारे सबके श्रद्धेय थे। जब उन्होंने आकर के कहा कि टोंक जेल में 2 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जो कि किसी कारण से उनको कैद हो गई, लेकिन उनके पढ़ना चाहते हैं, 12वीं का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके पास में फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो तत्काल हमने टोंक सहायता केंद्र से उनकी मदद करी। तो एक जो सामाजिक सरोकार था, लोगों को आटा वितरित किया गया, हजारों की तादाद में कंबल वितरित किए गए। तो एक उस जो दौर था वो बहुत अच्छा रहा। यही चीज़ फिर हमने, जब मैं सरवाड़ में मेरा पोस्टिंग हुआ एज ए एसडीओ, वहाँ भी मैंने ये इस प्रयास को पूरा किया। तो सामाजिक सरोकार से जुड़ने के बाद मुझे आज भी वो चीज़ें याद आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर जो है मैंने आपके साथ रहते हुए रात्रि चौपालों में मैंने आपकी प्रशासनिक दक्षता को प्रत्यक्ष देखा है और आपके जो है मानवीय संवेदनाओं को भी बहुत अच्छी तरह से परखा है, देखा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि मैं ऐसे व्यक्तित्व का जो है साक्षात्कार कर रहा हूँ। सर जो है आप प्रशासनिक पद पर रहे, तो कोई ऐसा कोई संस्मरण हो जो कोई यादगार संस्मरण हो, तो सर जरा उसके बारे में कुछ विचार बताएं। सर मैं निवेदन करूंगा आपको कि आप भी एक अच्छे पद में रहे हुए हैं, आपने भी अपने समय में बहुत अच्छे नवाचार किए हैं और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो सरकारी मुलाजिम होता है, सरकारी क्षेत्र में आता है, तो हम लोगों में हर एक व्यक्ति अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास करता है। मैंने भी थोड़ा जो प्रयास किया, मुझे वो संस्मरण के बतौर आज भी जो याद हैं। 3 घटनाएं मैं अपने जीवन की आपको बताऊंगा। वर्ष 2002 की बात थी। मैं उस समय राजस्थान तहसीलदार सेवा में टोडा रायसिंह में, टोंक जिले में है, वहाँ मेरा पोस्टिंग था और नवरात्रि का समय चल रहा था, छुट्टियाँ थी उन दिनों, नवरात्रि की, अष्टमी की। लेकिन हमारा, आप जानते हैं कि एक सेक्शन होता है, धारा 91 उसको बोलते हैं, कि सरकारी ज़मीन पर अगर कोई व्यक्ति इलीगली कोई कब्जा कर लेता है तो पटवारी उसकी रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट करने के बाद फिर वो आती है, उसकी सुनवाई होती है। तो उसमें सुनवाई होकर के जो उसका लगान बनता है, उस लगान का 50 गुना पेनल्टी की जाती है और या 3 माह की उसको सज़ा का प्रावधान है। तो बावड़ी माता के पास में एक जगह है, पंचायत है लांबा कला। लांबा कला पंचायत में वो कैंप चल रहा था। तो एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति थे, उन्होंने तकरीबन 2 या 3 बीघे पे शायद कब्जा किया था, कुछ फसल काश्त कर ली होगी, तो वो नहीं आए उस दिन। तो उस समय ये जाहिर सी बात थी कि जो बुलाने के बाद भी, नोटिस के बाद भी कैंप में नहीं आए तो फिर वो गलत है। तो सज़ा तो उनको नहीं की, लेकिन उनको पेनल्टी करीब वो 150-200 रुपये की पेनल्टी करके मैं वापस टोडा अपने ड्राइवर के साथ आ गया और मैं अपने कमरे, छुट्टी का दिन था, मैं कमरे पर आकर के रेस्ट करने लगा। तो 1 घंटे के बाद मुझे आवाज़ सी आई दरवाजे पे कुंडी खटखटाने की। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो ये एक ऐसी वृद्ध महिला
सामने आ गई। मैं एकदम सकते में आ गया कि ये भाई महिला कौन हो सकती है, इसका क्या काम है। उसकी दीनहीन हालत देख करके मुझे आज भी मेरा जो मन है वो द्रवित हो जाता है। तो वो फूट फूट कर रोने लगी, बता नहीं पा रही थी वो। मैंने कहा माता जी क्या बात होगी, बैठो। वो बैठ भी नहीं पा रही थी मेरे सामने। फिर उसने जो बयान किया मुझे बड़ा दर्द हुआ। उसने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, मैं टोडा राइसिंग जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, और मेरे पास में 200 रुपये थे। पटवारी जी ने ये कहा कि साहब आपको ये पेनल्टी कर गए हैं, ये पैसे चुका दे, नहीं तो तेरी ज़मीन जो है या तेरी फसल जो है वो कुड़क हो जाएगी। तो बेचारी महिला वो झांसे में आ गई, उसने उनको पैसे दे दिए। अब आप देखिए, किसी न किसी तरह से गिरते पड़ते वो टोडा आई, और किसी ने उसको कहा कि तेरा अगर कोई कर सकते हैं तो वो नेगी जी करेंगे, एक बार उनसे आप अपनी बात कहें। तो वो हिम्मत करके मेरे पास आई, तो मेरी आत्मा अंदर से चीत्कार कर उठी। मैंने 2002 में, आप समझ सकते हैं कि 200 रुपये की कीमत वैसे तो गरीब के लिए आज भी उतनी है जितनी थी। उसको तो एक एक पैसे का बड़ा वो कमाता है फिर खाता है। तो मैंने पर्स में से 200 रुपये निकाल करके उसको दे दिए। मैंने कहा अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो दवाई ले जानी है, जो करना है वो ले जाइए। तो एक तो ये मुझे बड़ा आज भी वो चीज़ चुभती है, देखता हूँ तो। उसके बाद एक अभियान चला पूरे टोंक जिले में। नरेश पाल गंगवार साहब 2003 के आसपास कलेक्टर थे, और एक अभियान चला जो बैंकों से जो लोग लोन ले लेते हैं और वो समय पर अगर उसको नहीं चुकाते, बैंक दिवालिया होने की कगार पर जाते, तो रोड़ा एक्ट में प्रकरण दर्ज होकर के तहसीलदार के कोर्ट में आते हैं, और ये कहा जाता है कि इनकी कुर्की करो, नीलामी करो जा करके, जो भी चीज़ें हैं। तो हमीरपुर के पास में एक पंचायत है, अलियारी पंचायत, टोडा रायसिंह, जी लक्ष्मीपुरा एक गांव है, छोटा सा गांव जी लक्ष्मीपुरा जाता हूँ। उस गांव का मैं वहाँ का भी देख करके मुझे मेरा मन बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हुआ। बैंक मैनेजर हमारे साथ है, पूरा जी लवाजमा साथ होता है, एक दो पुलिस के लोग भी जाते हैं। तो जिस घर में हम लोगों को वसूली करनी थी, 1-2 लाख रुपए उस पर बकाया थे, तो उस महिला थी, उस महिला के पास में हमारा जो गिरदावर था वो गए, बैंक के कर्मी गए और जाकर के उससे पैसे लेने की बात की, भी तेरे जमीन कुड़क हो जाएगी, तू आप ये जो कर्जा है चुका दे। अब उस महिला की स्थिति देखिए आप। वहाँ का एक गांव का संभ्रांत व्यक्ति अंदर जाकर के उसके जो चांदी के कड़े थे, मुझे पता चला कि वो महिला 6 महीने पहले विधवा हुई है, और वो व्यक्ति उस ज़मीन को गिरवी रखने की बात कर रहा था कि मैं तेरी ज़मीन को मैं गिरवी रख लूँगा, उसके बदले में ये पैसे चुका दूंगा। और जो चांदी के जो कड़े थे, वो कड़ों को हथौड़ियों से वो काट रहा था। मैंने जब बाहर बैठ गया, मैंने जब आधा घंटा हो गया, तो ये जब पूछा मेरे ड्राइवर से, मैंने कहा आप जाके देखिए क्या, क्यों देर इतनी हो रही है। तो वो उसने जो बयां किया वो बहुत ज़्यादा, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस महिला के जी से तर जो है आंसू बह रहे थे। उसका एक छोटा बेटा था, शायद 5-6 साल का होगा, वो गेट पर अरे रो रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो उसकी एक तो उसके पति की निशानी थी, चांदी के कड़े पाँव में, वो काटे जा रहे थे, और उसको दबाव दिया जा रहा था कि ये ज़मीन तेरी ज़मीन हम रख लेंगे, इतने तेरे को इसके बदले में दूंगा। तो जब मुझे पता चला तो बड़ा गुस्सा आया। उस समय एज भी ठीक ठाक थी काफ़ी, मैं गुस्सा भी कर लेता था जो गलत होता था। तो उस व्यक्ति को मैंने इतना सबके सामने जलील किया, भला बुरा कहा, और उस जो लेडीज़ थी उसको हाथ जोड़े, उसको कहा कि हमने गलती कर दी, और अगर अब जब तक मैं रहूँगा तब तक तुझे एक पैसा और 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बैंक मैनेजर को भी ताकीद कर दी। और ये जो किस्सा है, मैंने मेरा जो उपन्यास है ये शांति पथिक, उस शांति पथिक में भी एक जगह ये जो मैंने टोडा रायसिंह का जो प्रसंग सुनाया, ये मैंने इसमें जोड़ रखा है। तीसरा जो प्रसंग आया, ये आया 2022 में, जब कोरोना की तीसरी लहर चल रही थी। मैं सवाई माधोपुर में एडीएम के बतौर काम कर रहा था। हमें डेली डायरेक्शन मिलते थे गवर्नमेंट से कि आप जाएं, और कहीं कोरोना का उल्लंघन तो लोग बाग, भीड़ भाड़ तो नहीं हो रही, दुकानें तो नहीं खोल ली, तो हम लोग जाते थे मुंह पे मास्क वगैरह लगा करके। पूरा लवाजमा हमारा जाता था, तहसीलदार जो है एसडीओ जाते थे, पुलिस के एडिशनल एसपी वगैरह, हम 15-20 लोग जाते थे पैदल पैदल मार्केट में।
तो बजरिया एक जगह है सवाई माधोपुर में, वहाँ बजरिया में कॉर्नर पर एक चश्मे की दुकान थी। उस चश्मे की दुकान हमें उस दिन खुली हुई मिल गई। तो साथ में हमारा जो पूरा लवाजमा जाता था और रसीद बुक होती थी, उस पर पेनल्टी वगैरह इम्पोज करने का, तो वो जा कर के दुकान के अंदर हमारा जो बाबूजी थे वो गए और दुकान में जा कर के दुकानदार तो था नहीं, मालिक नहीं था, बल्कि जो वो दुकान संचालित करने वाला जो लड़का था वो चला रहा था, तो उससे ज़बरदस्ती उसने चालान काट दिया 500 रुपये का। और उस लड़के ने आंखों में उसके आंसू थे, क्योंकि चालान कट गया तो कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी इच्छा हुई कि इसका चालान नहीं काटें, लेकिन चूंकि पहले कई सारे चालान कट चुके थे और मैं उस टीम का मुखिया हुआ करता था, मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनको ये कहूँगा कि चालान नहीं काटो तो हो सकता है इनके मन में ये आएगा कि भाई इसका क्यों छोड़ दिया। तो वो कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने 500 रुपये दे दिए। उसके बाद पता नहीं, मैं जब दुकान के आगे बढ़ा तो उसका आंसुओं में भीगा हुआ जो चेहरा है वो मुझे कचोटता रहा। मैं सब काम छोड़ छाड़ करके दोपहर में वापस अपने क्वार्टर पर आ गया। और आप सच मानिए कि क्वार्टर पर जब मैं आया तो मेरे जो बंगले पे जो लोग रहते थे, खाना लगाया, तो मुझे वो खाना निगला नहीं गया, मुझे बार बार उस लड़के का चेहरा याद आया। क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि जो पैसे की जो कटौती हुई है, 500 रुपये जो उसने दिए हैं, वो उसने अपनी जेब से दिए हैं, उसका मालिक कभी भी उसकी भरपाई नहीं करेगा। तो फिर मैं बड़ा बेचैन सा रहा। मैंने उस बाबू को फ़ोन लगाया, मैंने कहा आपने वो जो चालान के अभी चश्मे वाले से पैसे काटे थे, आप, मैं अभी ऑफिस आकर के आपको 500 रुपये दे दूंगा। उस व्यक्ति के 500 रुपये दे के आओ। वो सोचने लगा कि इनको क्या हो गया, बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मेरी कमजोरी है। लेकिन आज मैंने जो उसके आंखों में जो उसका एक दर्द देखा उस गरीब के, तो वो सही नहीं है। तो मैंने उसको फिर वापस लौटाया उसके 500। वो उसको ये भी पता नहीं उस बच्चे को कि ये किसने पैसे लौटाए, क्या लौटाए, तो वो पैसा उसको दियाया। अब उसने क्या, उसने सोचा क्या नहीं सोचा, वो चीज़ नहीं थी। लेकिन मेरे को जो वो करके जो महसूस हुआ, जो संतुष्टि हुई, वो बहुत बड़ी संतुष्टि हुई। तो मैं शर्मा साहब आपसे यही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब नौकरियों में होते हैं, सरकारी सेवा में होते हैं, बहुत सारा हम काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौके हमें ऐसे मिलते हैं, ऐसा करने का मौका मिलता है जो सबको करना चाहिए, ताकि किसी गरीब के आंखों में जो आंसू हैं वो आंसू हम पोंछ सकें। ईश्वर ने हमें कुछ करने की ताकत दी है, कलम में ताकत दी है, तो हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें संवेदनशीलता का परिचय सबको देना चाहिए। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। छोटू सिंह जी प्रजापत जुड़े हुए हैं, उषा वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, कल्पना गोयल जी जुड़ी हैं लगातार, शिवराज जी कुर्मी जुड़े हुए हैं, शिमला शर्मा जी जुड़ी हैं, रमा भट्ट भाटी जुड़ी हुई हैं, ललिता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे जो है शिवदत्त जी शर्मा भी जो है हमारे साथ में इस पटल से सीधे जुड़े हुए हैं। वो आपका बहुत बहुत आभार। और सर जो है अभी समय चूंकि होता जा रहा है, हम आगे अंतिम पायदान की ओर हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे जो साहित्यकार हैं, जो आज देख रहे हैं दर्शक हमारे जुड़े हैं, सर इन साहित्यकारों के लिए आपका क्या संदेश है? और जो हमारा जो मंच है वो एक्चुअल में क्या है कि कवि और कविताओं से जुड़ा हुआ मंच है, तो जो है कवि और कविताओं के बारे में और जो है हमारे जो साथी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा सर? सर आपको संदेश तो मैं तो क्या दूंगा, सभी गुणीजन है, सुधीजन है, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं। केवल अपने अनुभव में आपको बताना चाहूँगा, जो भी इस पटल से जुड़े हुए हैं हमारे लेखक बंधु साहित्यकार, उनको केवल और केवल एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी दूसरे की नकल नहीं करें। अपनी खुद की हम स्टाइल है, खुद की शैली है, वो हमें विकसित करनी होगी। कई मर्तबा होता क्या है कि हम लोग अलग अलग विधाओं में भटक जाते हैं। हम कहानी भी लिखने लग गए, कविता भी लिखने लग गए, गज़ल भी लिखने लग गए, उपन्यास भी लिखने लग गए, हाइकू भी लिखने लग गए।
इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा भटकाव होता है, क्योंकि एनर्जी की जो है हमारे पास में पावर है वो लिमिटेड है। तो मैं ये आपके मंच के माध्यम से सभी लेखकों को मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि जब कभी हम कोई काम करें तो टोटल जो 100 फोकस है वो एक चीज़ में लगा दें, और जो लेखन जो है वो लेखन में कभी भी क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आपकी जो लेखनी है, चाहे रचना किसी भी विधा में हो, कविता हो, उपन्यास हो, संस्मरण हो, कहानी हो, वो आप ये मत सोचें कि इसको बहुत ही उच्च कोटि के लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आम पाठक तक वो चीज़ आपकी जाएगी। प्रेमचंद को याद करने का सबसे बड़ा कारण आज यही है कि उन्होंने आम व्यक्ति की बोली भाषा में, बोली चाली में अपनी बात को कहने की उन्होंने स्टाइल रखी। तीसरी चीज़ ये है, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, हमारे जो साहित्य के लोग हैं, लेखक हैं, कि मैंने अपनी साहित्यिक रचना फलां फलां प्रतियोगिता में भेजी, वो नहीं आ पाई उसको। तो इससे मायूस होने की कतई हमें आवश्यकता नहीं है। आपका कार्य केवल और केवल एक विशुद्ध भाव से लिखने का है। और मैं विनम्र अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि साहित्य का जो रसास्वादन है वो हम नहीं करते, बल्कि माँ वागीशा का जब तक हमारे ऊपर वरदस्त नहीं होगा, सरस्वती का वरदस्त नहीं होगा, तब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसको साक्षी मानते हुए, साक्षी भाव से, एक तपस्वी की भांति, साधना की भांति हम इस साहित्य विधा में हम जुड़ें, निश्चित रूप से हम अपनी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। और आपका जो ये मंच है, सर इस मंच को मैं नमन करूंगा, और मंच के सभी जो जुड़े हुए लोग हैं, जो पटल पर जुड़ पाए, जो नहीं भी जुड़ पाए, उनको नमन इसलिए करूंगा सर, क्योंकि आज के दौर में जब संवाद शून्यता बनती जा रही है, संवेदनहीनता का दौर आता जा रहा है, मैं आगे बढ़ूं की भावना और प्रत्येक जगह प्रबल हो चुकी है। आपके साहित्य जगत में कई तरह के माफिया आ चुके हैं, लोगों की गुटबंदी हो गई है। आपका एक मंच ऐसा है कि आप इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके लोगों को सही जानकारी देते हैं, उनको एक मंच पर लाते हैं। माँ सरस्वती के वीणा पानी के जो वरद पुत्र हैं, उनको आप एक जगह लाते हैं, तो ये बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हैं, और जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस मंच के सर माध्यम से मैं सबको नमन करता हूँ। सर मेरा अब चूंकि समापन की ओर है, तो एक प्रश्न जो है वो जो रह गया मेरा, और वो था सर जो है कि आप जो है एक आपने मुहिम चलाई है पाती अपनों की। सर बहुत बड़ी मुहिम है, और मेरे बहुत सारे मित्रों ने जो है इसमें आपके जो है बहुत सारे पत्र लिखे, और आपने जो है इस पर जो है बहुत सारी किताबें, मेरे ख्याल से लगभग 14 पुस्तकें भी आपने इस पर जो है प्रकाशित करवाई हैं। सर जो है ऐसी मुहिम की क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा इस पर सर, प्रकाश डालें। चूंकि आपने समय की सीमा बता दी, और मैं अभी तक सोच रहा था कि शर्मा जी शायद पाती के बारे में भी कोई बात करेंगे। पत्र विधा आज पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज फैल चुकी है। उसका श्रेय हमारे पूरे के पूरे जो पाती पटल के, आपके पटल से भी जुड़े हैं, इन सभी लोगों को जाता है। आज इसलिए सर आवश्यकता है कि अगर कहीं टूटते हुए रिश्तों को बचाना है, अगर कहीं उनको जोड़ना है, संवादहीनता का अगर कहीं दौर कम करना है, उसके लिए सबसे बड़ा जो सशक्त माध्यम है वो पत्र हैं। मैं आपको फिर भी जोर देके कहना चाहूँगा कि आप इसको आजमा के देख लें, पटल के लोग इसको आजमा के देख लें। अगर आपके कहीं मन में कड़वाहट है किसी के प्रति, आपस में कोई विद्वेष की भावना है, आप कुछ मत कहें, बोलिए मत, उसको एक भाव बिना पत्र लिख करके भेज दीजिए, और फिर देखिए उसका कितना चमत्कार है। तो आज के दौर में जैसे जैसे संवेदन शून्यता की ओर हम बढ़ रहे हैं, संवादहीनता की ओर बढ़ रहे हैं, अगर इनको रिश्तों की डोर को मजबूत कोई अगर कर सकता है तो वो पाती विधा कर सकती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो पाती अपनों को मुहिम है, आज इतना बड़ा विशाल ये वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। और ये केवल नहीं, आप तो स्कूलों में रह चुके हो कि बड़े लोग तो बड़े, बल्कि जो स्कूली बच्चे हैं, आज हिंदुस्तान भर के 20 से 30 हजार बच्चे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इस विधा से जुड़ चुके हैं। और 24 तरह की प्रतियोगिताएं हमने इसमें अब तक आयोजित कर ली हैं। हमारे जो स्कूली बच्चे हैं लगातार लिख रहे हैं। जिन बच्चों को हम ये कहते हैं कि बच्चे इंटरनेट की दुनिया में खो गए हैं, सोशल मीडिया में खो गए हैं, अगर उनको कहीं देखना है तो उनको पाती विधा में वो आएँ,
तो पाती विधा एक ऐसी विधा है सर, इसके लिए अलग से आपको एक अलग नया साक्षात्कार शायद आपको करना पड़ेगा, इतना बड़ा ये विषय है। इसके साथ कई सारी किताबें मैं आपको बताऊंगा, तकरीबन 14 किताबें आ गई। ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी बेटा इस पुस्तक को पढ़ लेगा, पत्र पिता के, शायद वो पिता की कदर करना सीख जाएगा। ये पाती मीत को है, अगर इस मित्र को जो पत्र लिखे हुए इनको पढ़ लेगा तो इससे बहुत कुछ उसको अपने बचपन के दोस्तों की याद आएगी। ये जो एक अनूठी किताब अभी आई है, विधानसभा चुनाव में हमने की थी, प्रयोग किया था। अकेले आपके टोंक जिले में 98,000 बच्चों ने, 98,000 बच्चों ने अपने पिता माता को पत्र लिखे कि आइए घर से बाहर निकलिए, अपने मतदान का प्रयोग कीजिए। 25,000 पत्र हमें प्राप्त हुए, 151 पत्र इसमें मिले। इसके अलावा बेटी का और बाप का क्या रिश्ता होता है, इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं थमेंगे। अपने पिता को, ये 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की बेटियों ने लिख दी पाती बाबुल को, अपने पिता को उन्होंने पत्र लिखे हैं। ये बहुत भावपूर्ण पत्र हैं। इसके अलावा हमारी जो पाती मुहिम है, हमारे जो लोग हैं पत्र विधा के, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को पत्र नहीं लिखे, बल्कि उसकी भी उन्होंने चिंता की। जो उनके घर में आकर के डाकिया शुभ समाचार देके जाता है, लिख दी पाती डाकिए को, इस डाकिए को इन्होंने पत्र लिखे हैं। तो इस तरह के 14 किताबें हमारी अब तक इस पत्र विधा पर आ गई हैं। मैं आपको, चूँकि समय भी हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारी जो एक मुहिम चल रही है, जो नई प्रतियोगिता है, वो है लिख दी पाती वीर जवानों को, यानी कि सीमाओं पर जो हमारे जवान डटे हुए हैं, जो रात दिन किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते, हमें खुशहाल रखते हैं, उन लोगों को, उन वीर जवानों को हम पत्र लिखवा रहे हैं। अभी 15 अगस्त उसकी अंतिम तिथि है। अब तक हिंदुस्तान भर के करीब 10 से 12,000 जो स्कूली बच्चे हैं वो पत्र लिख चुके हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि ये जो पाती मुहिम चल रही है, इस मुहिम में हमने चलाई जरूर है, लेकिन हमारा इतना बड़ा कुटुंब है, हमारा पूरा ये परिवार है, पाती परिवार से सर मैं आपको भी मिलाऊंगा जयपुर में, जब हम प्रोग्राम करेंगे इतना अच्छा लगेगा, इतनी आत्मीयता हम लोगों में है। तो ये बहुत आगे जा रही हमारी मुहिम है। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा आपके चैनल को भी, जो भी जुड़े हुए हैं आपसे, कि आप भी हमारी इस पाती मुहिम में जुड़ें और रिश्तों में आती हुई खटास को कैसे हम दूर कर सकें, ये एक पत्र विधा के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, ऐसा मुझे मेरा मानना है। आपका धन्यवाद सर। और शोभा रंगों जी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और सर जो है हमारी पटल पर आप आए, और एक दर्शक की जो है वो रह गई कि ये आपकी पुस्तकें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एक दर्शक ने पूछा है, तो आप जरा बताइए जो है कहाँ से प्राप्त। मैं निवेदन करूं, अगर अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी टाइप करते ही बुक्स उसमें आ जाएंगी। और फिर भी अगर किसी को, किसी भी सम्मानित या किसी भी स्नेही हमारे पाठक को अगर ज़रूरत है तो मुझे, मेरा मोबाइल नंबर है, उसमें वो बात करके, व्हाट्सअप करके मैं पुस्तकें उनको भी भेज सकता हूँ। क्योंकि पढ़ने वाले अगर ज़्यादा सुधी लोग हों तो लिखने वाले को भी उसका अच्छा लगता है, कोई नया सुझाव आता है तो भी अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत आभार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आप हमारे बीच आए और इतना समय दिया। हम आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत नमन सर, आपको सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। और हमारे संस्था। तो मित्रों, ये थे आज के व्यक्तित्व में आदरणीय सूरज सिंह जी नेगी, जिनके विचार हमने सुने, और मुझे आशा है कि अवश्य ही ये विचार आप सभी दर्शकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, और इनके पथ प्रदर्शन में, इनके पद चिन्हों में चल करके, मार्गदर्शक ने समझ करके हम भी इसी रास्ते पर चलें, इसी तरह के कार्य करें, तो हमारा देश जो है वो एक सफलता की ओर बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी तरह से कृपा बनाए रखिए। बात बहुत थी करने की, लेकिन समय की बाध्यता है, फिर कभी हम आपको आमंत्रित करेंगे। आशा है आप इसी प्रकार आकर के हमें अनुग्रहित करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर।